द डीप डाइव की इस विस्तृत चर्चा में आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो इंटरनेट के हर एक क्लिक, हर एक स्वाइप और हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे काम करता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा अदृश्य ढांचा है जिसे तकनीकी दुनिया के बाहर के लोग अक्सर बस नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। तो आज हम बिग डेटा और नो एसक्यूएल डेटाबेस के उस जटिल आर्किटेक्चर को डिकोड करेंगे और हमारा मुख्य विषय है कैप थ्योरम। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में इसके जो समझौते होते हैं, जिन्हें हम ट्रेड ऑफ्स कहते हैं, वो वास्तव में बैकग्राउंड में कैसे काम करते हैं। और इस चर्चा को दिशा देने के लिए आज हमारे पास एक बेहद ही शानदार स्रोत है। हाँ, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। ये रॉयल रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक बहुत ही विस्तृत और विश्लेषणात्मक दस्तावेज है। इसका शीर्षक है रॉयल रिसर्च नेविगेटिंग कैप थ्योरम ट्रेड ऑफ्स इन नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। ये रिसर्च पेपर सिर्फ सतही बातें नहीं करता, बल्कि सीधे उन यांत्रिक और ढांचागत चुनौतियों पर प्रहार करता है जिनका सामना आज के आधुनिक विश्व स्तर पर फैले हुए डेटाबेस रोजाना करते हैं। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इस भारी भरकम तकनीकी जानकारी को इस तरह से खोलकर सामने रखें ताकि ये समझ में आ सके कि जब लाखों यूजर्स को हैंडल करने वाले सिस्टम बनते हैं तो पर्दे के पीछे क्या टूटता है और क्या जुड़ता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां विशालकाय डेटा को बिना सिस्टम क्रैश हुए कैसे प्रोसेस करती हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि पारंपरिक डेटाबेस इस विशाल स्तर पर काम नहीं कर सकते थे। जो पुराना एसक्यूएल का तरीका था वो बिग डेटा के सामने दम तोड़ रहा था। तो ऐसे में रॉयल रिसर्च का ये पेपर वर्ष 2000 को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट के रूप में क्यों देखता है? वर्ष 2000 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो समय था जब कंप्यूटर वैज्ञानिक एरिक ब्रूअर ने पहली बार कैप थ्योरम का प्रस्ताव रखा था। एरिक ब्रूअर? हाँ, उससे पहले का जो दौर था वो रिलेशनल डेटाबेस का था। तब धारणा ये थी कि अगर ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो बस एक बड़ा, अधिक शक्तिशाली और महंगा सर्वर खरीद लीजिए, जिसे हम वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं ना? बिल्कुल, वर्टिकल स्केलिंग। लेकिन जैसे ही इंटरनेट का विस्फोट हुआ, डेटा की मात्रा, उसकी गति और विविधता, जिसे वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी कहते हैं, इतनी बढ़ गई कि एक सिंगल सर्वर की सीमाएं सामने आ गई। मतलब एक मशीन कितना ही भार उठा लेगी? सही कहा। तो आपको कई छोटे और सस्ते सर्वर्स को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाना पड़ा। इसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। और ब्रूअर ने यह साबित किया कि जैसे ही डेटा को कई सर्वर्स में बांटा जाता है, हम एक आदर्श दुनिया से बाहर आ जाते हैं। तो एरिक ब्रूअर ने उस आदर्श दुनिया के भ्रम को एक तरह से तोड़ दिया। इस पेपर के अनुसार ब्रूअर के इस थ्योरम के 3 मुख्य स्तंभ क्या हैं? मतलब वो कौन सी बातें थी जिन्होंने पूरी डेटाबेस इंडस्ट्री की सोच बदल दी? ब्रूअर ने गणितीय रूप से ये साबित किया कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में 3 आदर्श गुण होते हैं, लेकिन आप एक ही समय में केवल 2 की ही गारंटी दे सकते हैं। केवल 2 की? हाँ। पहला गुण है कंसिस्टेंसी या निरंतरता। इसका अर्थ है कि नेटवर्क के किसी भी नोड या सर्वर से डेटा पढ़ा जाए, वो हमेशा सबसे नवीनतम या अपडेटेड डेटा ही लौटाएगा। ठीक है, हर जगह एक ही जानकारी। बिल्कुल। दूसरा गुण है अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। इसका मतलब है कि सिस्टम हर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा, भले ही डेटा थोड़ा पुराना ही क्यों ना हो, सिस्टम कभी डाउन नहीं होगा। और तीसरा? तीसरा है पार्टीशन टॉलरेंस यानी विभाजन सहिष्णुता। इसका मतलब है कि अगर नेटवर्क के 2 सर्वर्स के बीच का कनेक्शन टूट भी जाए, कोई तार कट जाए, तो भी पूरा सिस्टम काम करना बंद ना करे। अरे 1 मिनट रुकिए, अगर नेटवर्क टूट गया है तो सर्वर्स आपस में बात कैसे करेंगे? और अगर वो बात ही नहीं कर सकते तो क्या सिस्टम का फेल होना तय नहीं है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि वास्तविक दुनिया में नेटवर्क केबल्स का कटना, राउटर का खराब होना या डेटा सेंटर में बिजली जाना एक आम बात है। हाँ, ये तो होता ही रहता है। बिल्कुल, आप इन्हें रोक नहीं सकते। इसलिए रॉयल रिसर्च का पेपर ये स्पष्ट करता है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए पार्टीशन टॉलरेंस कोई विकल्प नहीं है। ये एक मजबूरी है। एकदम सही, ये एक मजबूरी है, आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। तो अब चुनने के लिए क्या बचा? अगर पार्टीशन टॉलरेंस अनिवार्य है तो इसका मतलब है कि केवल 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो कंसिस्टेंसी चुने या फिर अवेलेबिलिटी चुने। वाटर कैच, बिल्कुल यही बात है। ये तो किसी भारी ट्रैफिक वाले पुल को बनाने में आने वाली इंजीनियरिंग बाधाओं जैसा हो गया।
मतलब आप पुल को एक ही समय में सबसे भारी वाहनों के लिए सुरक्षित और सबसे तेज तूफानों में लचीला नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है और यही मुख्य कारण है कि NoSQL डेटाबेस का जन्म हुआ। अच्छा, जो पारंपरिक डेटाबेसेस थे वो हर हाल में कंसिस्टेंसी चाहते थे, इसलिए जैसे ही नेटवर्क टूटता था वे काम करना ही बंद कर देते थे। जो कि आज के इंटरनेट युग में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। NoSQL डेटाबेस ने डेवलपर्स को ये आज़ादी दी कि वे तय कर सकें कि उनके एप्लीकेशन के लिए क्या ज़रूरी है। रॉयल रिसर्च ने NoSQL डेटाबेस को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। तो पहली श्रेणी कौन सी है? पहली श्रेणी है कंसिस्टेंसी ओरिएंटेड सिस्टम्स। तो आइए पहले उन सिस्टम्स की बात करते हैं जो निरंतरता या कंसिस्टेंसी को सबसे ऊपर रखते हैं। पेपर में MongoDB का जिक्र किया गया। हाँ, MongoDB इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन मैं सोच रहा था कि MongoDB ये कैसे सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क के अलग-अलग हिस्सों में बैठे यूजर्स को बिल्कुल एक ही डेटा मिले। बैकग्राउंड में इसकी कार्यप्रणाली क्या है? MongoDB इसे रेप्लिका सेट्स और राइट कंसर्न्स के एक बहुत ही जटिल लेकिन काफी प्रभावी मैकेनिज्म से संभालता है। रेप्लिकेशन सेट? हाँ, रेप्लिका सेट का मतलब है कि आपके डेटा की कई कॉपीज अलग-अलग सर्वर्स पर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक सर्वर को प्राइमरी नोड कहा जाता है और बाकी को सेकेंडरी नोड्स। ठीक है। एक मुख्य सर्वर और बाकी उसके सहायक। सही। जब भी कोई नया डेटा आता है वो सबसे पहले प्राइमरी नोड पर लिखा जाता है। अब असली खेल राइट कंसर्न्स का है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सिस्टम को कोई नियम बता रहे हैं कि उसे डेटा कैसे सेव करना है? सटीक रूप से। आप MongoDB को निर्देश दे सकते हैं कि जब तक डेटा प्राइमरी नोड और कम से कम आधे से ज्यादा सेकेंडरी नोड्स पर सेव ना हो जाए, तब तक यूजर को ये मत बताओ कि काम पूरा हो गया है। ओह, इसे पेपर में क्या कहा गया है? इसे W.majority कहते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, कुछ मिलीसेकंड ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन जब यूजर उस डेटा को दोबारा पढ़ेगा तो उसे हमेशा नया डेटा ही मिलेगा। लेकिन अगर डेटा लिखते समय वो प्राइमरी नोड अचानक क्रैश हो जाए तो क्या होगा? क्या पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा? यही MongoDB की असली खूबी है। अगर प्राइमरी नोड गिर जाता है तो बाकी बचे हुए सेकेंडरी नोड्स आपस में एक इलेक्शन करते हैं। चुनाव सर्वर्स के बीच। हाँ, वो कुछ ही सेकंड में किसी एक को नया प्राइमरी नोड चुन लेते हैं, लेकिन इस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सिस्टम कुछ समय के लिए नई रिक्वेस्ट लेना बंद कर देता है। तो यही वो ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल। निरंतरता बनाए रखने के लिए उसने कुछ पलों के लिए अपनी उपलब्धता का बलिदान कर दिया। ये बहुत ही स्पष्ट है। दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकते। पेपर में एक और डेटाबेस कसांड्रा का उदाहरण है। ये MongoDB से कैसे अलग काम करता है? कसांड्रा का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। इसमें कोई प्राइमरी या सेकेंडरी नोड नहीं होता। सभी सर्वर एक समान होते हैं। कोई बॉस नहीं है मतलब? बिल्कुल। ये मूल रूप से अवेलेबिलिटी के लिए बना था, लेकिन इसे quorum रीड्स एंड राइट्स के जरिए कंसिस्टेंसी के लिए ट्यून किया जा सकता है। ये quorum शब्द बहुत भारी लगता है। क्या हम इसे एक वोटिंग प्रणाली की तरह समझ सकते हैं? हाँ, आप इसे बिल्कुल एक समिति की वोटिंग की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 सर्वर हैं जिनमें डेटा रखा है। आपने क्वोरम को 3 पर सेट कर दिया है। ठीक है। अब जब भी कोई डेटा पढ़ने की रिक्वेस्ट आएगी तो सिस्टम उन 5 में से कम 3 सर्वर से डेटा मंगाएगा। अगर उन 3 में से 2 सर्वर्स के पास नया डेटा है और एक के पास पुराना, तो सिस्टम नए डेटा को सही मान लेगा और यूजर को नया डेटा भेज देगा। एकदम सही। इस तरह भले ही 1 या 2 सर्वर खराब हो या उनके पास पुराना डेटा हो, क्वोरम ये सुनिश्चित करता है कि बहुमत हमेशा सही डेटा ही देगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि भारी ट्रैफिक वाली साइट्स हमेशा इतना समय नहीं ले सकती कि वो सर्वर्स के बीच वोटिंग करवाएं या चुनाव करें। बहुत से एप्लीकेशंस को तेज रिस्पॉन्स चाहिए होता है। बिल्कुल। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिन्हें बस हर हाल में चलते रहना होता है, चाहे जो जानकारी मिले वो थोड़ी सी पुरानी ही क्यों ना हो। और यहीं पर रॉयल रिसर्च पेपर अपनी दूसरी श्रेणी की ओर बढ़ता है, अवेलेबिलिटी ओरिएंटेड सिस्टम्स, यानी उपलब्धता पर केंद्रित प्रणालियां। इनका मूल मंत्र क्या होता है? इनका मूल मंत्र है कि धीमा रिस्पॉन्स या एरर मैसेज दिखाना सबसे बड़ा पाप है। इसके लिए पेपर में काउच बेस और रिएक्ट का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। अगर हम रिएक्ट की बात करें तो आपने बताया था कि कसांड्रा में भी सभी नोड्स समान होते हैं, तो रिएक्ट उससे एक कदम आगे कैसे जाता है?
देखिए, रिएक्ट एक मास्टरलेस आर्किटेक्चर का उपयोग करता है जो अत्यधिक चरम स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक गॉसिप प्रोटोकॉल काम करता है। गॉसिप मतलब सर्वर आपस में अफवाहें फैलाते हैं? तकनीकी रूप से कहें तो हाँ, नेटवर्क का हर सर्वर समय समय पर अपने आसपास के सर्वर्स को बताता रहता है कि मेरे पास ये नई जानकारी है, क्या तुम्हारे पास है? अरे वाह! और अगर नेटवर्क के 2 हिस्से हो जाएं और वे आपस में कट जाएं, तो रिएक्ट दोनों हिस्सों को नई रिक्वेस्ट स्वीकार करने देता है। वो किसी को भी ब्लॉक नहीं करता। लेकिन जब नेटवर्क वापस जुड़ेगा तब क्या होगा? जब वे वापस जुड़ते हैं तो सिस्टम वेक्टर क्लॉक्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि कौन सा डेटा नया है और दोनों हिस्सों को आपस में सिंक कर देता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं तो रोजमर्रा की दुनिया में एक आम इंसान के डिजिटल जीवन में इनका प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? रॉयल रिसर्च ने 3 बहुत ही शानदार केस स्टडीज दी हैं जो इस थ्योरी को एकदम जमीन पर उतारती हैं। पहला उदाहरण ई-कॉमर्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है। अच्छा, ई कॉमर्स? कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी फ्लैश सेल चल रही है। मान लेते हैं कि किसी नए स्मार्टफोन की सेल है और लाखों लोग एक साथ उस पेज पर हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि वेयरहाउस में उस फोन का केवल आखिरी पीस बचा है। उसी एक सेकंड में दिल्ली से एक व्यक्ति और मुंबई से दूसरा व्यक्ति उस फोन को खरीदने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करते हैं। बाप रे, ये तो क्लैश हो गया। हाँ, अब अगर ई-कॉमर्स कंपनी ने यहाँ रिएक्ट जैसा अवेलेबिलिटी फोकस डेटाबेस इस्तेमाल किया होता तो क्या होता? सिस्टम दोनों को खुश करने के लिए तुरंत रिस्पॉन्स देता और दोनों के ऑर्डर कंफर्म कर देता। लेकिन फोन तो एक ही है। इसका मतलब है कि कंपनी ने एक ही प्रोडक्ट 2 लोगों को बेच दिया। जिसे ओवर सेलिंग कहते हैं। और इसके बाद कस्टमर सर्विस पर जो हंगामा होगा वो किसी भी कंपनी के लिए एक बुरा सपना है। यही कारण है कि रिसर्च स्पष्ट करती है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यहाँ मोंगोडीबी या कैसेंड्रा का इस्तेमाल होता है। तो वो कैसे काम करेगा? सिस्टम मुंबई वाले की स्क्रीन पर 1 सेकंड का लोडिंग स्पिनर घुमाएगा, पहले दिल्ली वाले के ऑर्डर को पूरे डेटाबेस में लॉक करेगा और फिर मुंबई वाले को आउट ऑफ स्टॉक का मैसेज देगा। ये सुनने में तो एकदम तार्किक लगता है। लेकिन क्या होगा जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं? वहां तो इन्वेंट्री जैसा कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया की दुनिया पूरी तरह से उल्टी है। वहां अवेलेबिलिटी ही सब कुछ है। जब फीड रिफ्रेश की जाती है तो सिस्टम को लाखों सर्वर से तस्वीरें, वीडियो और कमेंट्स खींचकर 1 मिलीसेकंड में परोसने होते हैं। अगर सिस्टम कंसिस्टेंसी का इंतजार करने लगे तो हर बार ऐप खोलने पर 10 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। और डिजिटल दुनिया में 10 सेकंड का इंतजार मतलब ऐप बंद किया और किसी और ऐप पर चले गए। एकदम सही। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काउचबेस या रिएक्ट जैसे डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी दोस्त ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली है और अगले 5 मिनट तक उसकी पुरानी पिक्चर ही दिखाई दे रही है तो इससे कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। हाँ, पुरानी तस्वीर देखकर भी लोग खुशी रहते हैं। सिस्टम बस कंटेंट दिखाता रहे, यही उसकी सफलता है। बैकग्राउंड में डेटा खुद को धीरे धीरे अपडेट कर लेगा। ये विरोधाभास बहुत ही रोचक है। लेकिन रॉयल रिसर्च का पेपर फाइनेंशियल सिस्टम्स के बारे में क्या कहता है? एक बैंक ना तो इन्वेंट्री की तरह लोगों को रोक सकता है और ना ही सोशल मीडिया की तरह गलत या पुराना बैलेंस दिखा सकता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो वित्तीय प्रणालियां CAP थ्योरम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। वो कैसे? मान लीजिए आप ATM मशीन के सामने खड़े हैं, पैसे निकालने के लिए कार्ड डाला। अगर बैंक का सिस्टम अवेलेबिलिटी पर है और वो पुराना बैलेंस चेक करके पैसे दे देता है तो बैंक दिवालिया हो जाएगा। और अगर सिस्टम कंसिस्टेंसी के चक्कर में इतना धीमा हो जाए कि ATM मशीन 5 मिनट तक प्रोसेस ही करती रहे तो बैंक के बाहर लाइन लग जाएगी। बिल्कुल। तो बैंक इस असंभव स्थिति से निपटने के लिए हाइब्रिड अप्रोच अपनाते हैं। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिलाप? हाँ, कोर बैंकिंग और लेजर के लिए जहां खाते का असल बैलेंस रखा जाता है वे बेहद सख्त कंसिस्टेंसी वाले सिस्टम का उपयोग करते हैं। ठीक है। लेकिन ATM नेटवर्क को सुचारू रखने, यूजर इंटरफेस को तेज बनाने या बैकग्राउंड में फ्रॉड डिटेक्ट करने वाले लॉग्स को सेव करने के लिए वे अवेलेबिलिटी फोकस्ड NoSQL डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। वे किसी एक डेटाबेस पर निर्भर नहीं रहते। तो ये बात साफ है कि कोई सिल्वर बुलेट या एक इकलौता समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं।
लेकिन रॉयल रिसर्च इस कैप थ्योरम की दुविधा को प्रबंधित करने के लिए आर्किटेक्चरल स्तर पर क्या रणनीतियां सुझाता है? पेपर में उन तकनीकी हथियारों का क्या विवरण है जिनका इस्तेमाल डेवलपर्स करते हैं? पेपर में 4 मुख्य रणनीतियों का विस्तार से वर्णन है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी रणनीति है शार्डिंग और रेप्लिकेशन। क्या इसका मतलब ये है कि हम एक ही सर्वर पर सारा बोझ डालने के बजाय डेटाबेस को क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली फैला रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। शार्डिंग का मतलब है आपके पूरे डेटा को लॉजिकल टुकड़ों में काटना। जैसे कि अलग अलग हिस्सों में बांट देना? हाँ, मान लीजिए एक डेटाबेस में पूरी दुनिया की यूजर्स हैं। आप हैश बेस्ड शार्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां A से M तक के नाम वालों का डेटा सर्वर 1 पर होगा और N से Z तक का सर्वर 2 पर। ठीक है, इससे खोजने में आसानी होगी। इसके बाद रेप्लिकेशन आता है, जहां आप सर्वर 1 की 3 कॉपियां बनाते हैं। इससे सिस्टम पर लोड बढ़ जाता है और अगर एक शार्ड का प्राइमरी सर्वर फेल भी हो जाए तो कॉपियां काम संभाल लेती हैं। ये तो अवेलेबिलिटी को काफी बढ़ा देता होगा। बहुत ही प्रभावशाली व्यवस्था है। दूसरी रणनीति क्या है? दूसरी रणनीति है ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी, जिसकी हमने कसांड्रा के कोरम के संदर्भ में बात की थी। ये डेवलपर्स को एक डायल या वॉल्यूम बटन जैसा कंट्रोल देता है। मतलब वे हर एक रीड या राइट के लिए नियम बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक ही ई-कॉमर्स ऐप है। जब प्रोडक्ट के रिव्यू पढ़े जा रहे हैं तो सिस्टम डायल को अवेलेबिलिटी की तरफ घुमा देता है, क्योंकि 1-2 नए रिव्यू नहीं भी दिखे तो चलेगा। लेकिन पेमेंट के समय? जैसे ही पेमेंट गेटवे पर जाते हैं, सिस्टम तुरंत डायल को घुमाकर कंसिस्टेंसी पर सेट कर देता है, ताकि पेमेंट का डेटा एकदम सटीक रहे। ये सच में गेम चेंजर है। एक ही सिस्टम के अंदर अलग-अलग व्यवहार। हाँ, और तीसरी रणनीति वही है जिसका हमने फाइनेंस के उदाहरण में जिक्र किया था, हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स। लेकिन ये अलग-अलग डेटाबेस आपस में बात कैसे करते हैं? ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए वे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इवेंट ड्रिवन? हाँ, जब सख्त कंसिस्टेंसी वाले कोर डेटाबेस में कोई बदलाव होता है तो वो एक इवेंट या मैसेज जनरेट करता है। ये मैसेज एक कतार में जाता है, जिसे अवेलेबिलिटी फोकस्ड डेटाबेस पढ़ता है और खुद को अपडेट कर लेता है। मतलब वो सीधे एक दूसरे से नहीं जुड़े होते? नहीं, वो संदेशों के जरिए एक दूसरे को अपडेट रखते हैं। और यहीं से हमारी चौथी और शायद सबसे महत्वपूर्ण रणनीति सामने आती है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल्स। सही कहा। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सिस्टम ये मान लेता है कि डेटा अभी भले ही हर जगह एक जैसा ना हो, लेकिन अंततः कुछ मिलीसेकंड के बाद सभी सर्वर्स एक ही पेज पर आ जाएंगे। लेकिन ये अंततः वाला जादू होता कैसे है? क्या सर्वर्स खुद अपनी गलतियां सुधारते हैं? हाँ, इसके लिए रीड रिपेयर और एंटी एंट्रोपी जैसे मैकेनिज्म होते हैं। रीड रिपेयर कैसे काम करता है? जब कोई डेटा पढ़ा जाता है और सिस्टम को पता चलता है कि 2 सर्वर्स के पास अलग-अलग वर्जन है, तो सिस्टम तुरंत नया डेटा तो दे ही देता है, साथ ही बैकग्राउंड में पुराने वाले सर्वर को भी चुपचाप अपडेट कर देता है। ये तो एक लगातार चलने वाली सफाई प्रक्रिया हो गई। बिल्कुल, जो सिस्टम को स्वस्थ रखती है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या दुनिया में कोई एक परफेक्ट 100% आदर्श डेटाबेस मौजूद है जो सब कुछ कर सके? मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा ने ये साबित कर दिया है कि ऐसा सोचना भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। बिल्कुल, कोई भी एक डेटाबेस CAP थ्योरम के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता। असली इंजीनियरिंग इस बात में नहीं है कि सीमाओं को तोड़ दिया जाए, बल्कि इसमें है कि व्यावसायिक जरूरतों को कितनी गहराई से समझा जाता है। एक बेहतरीन आर्किटेक्ट वो है जो ये जानता है कि उसे कहाँ कंसिस्टेंसी का त्याग करना है और कहाँ अवेलेबिलिटी को बचाना है। तो अगर हम इस पूरी तकनीकी यात्रा से मुख्य सीख निकालें तो वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की दुनिया में परफेक्शन की तलाश करना समय की बर्बादी है। सफलता इस बात में है कि इन ट्रेड ऑफ्स का कितनी चतुराई से प्रबंधन होता है। एकदम सही। और ये जानना श्रोताओं के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब अगली बार किसी ऐप के धीमे चलने पर झुंझलाहट होगी तो शायद समझ में आएगा कि पर्दे के पीछे कोई कोरम अपना काम पूरा कर रहा है या कोई रेप्लिका सेट एक नए प्राइमरी नोड का चुनाव कर रहा है। इंटरनेट कोई जादू नहीं है, ये हजारों सर्वर्स के बीच चल रहा एक निरंतर समझौता है। और इसी निरंतर समझौते को लेकर रॉयल रिसर्च की इस रिपोर्ट के निष्कर्षों से आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही उत्तेजक विचार सामने आता है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? हमने हाइब्रिड आर्किटेक्चर की बात की, जहां एक कंसिस्टेंसी फोकस्ड और दूसरा अवेलेबिलिटी फोकस्ड डेटाबेस एक साथ काम करते हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों अलग-अलग प्रकृति वाले सिस्टम्स के बीच संचार करते समय एक अदृश्य विभाजन या इनविजिबल पार्टीशन पैदा हो जाए? एक ऐसा विभाजन जो हार्डवेयर के फेल होने से नहीं, बल्कि उनके सोचने और काम करने के अलग-अलग तरीकों के कारण उत्पन्न हो रहा हो। बिल्कुल, और इससे भी डरावनी कल्पना भविष्य की है। भविष्य की। आज के सिस्टम फिर भी इंसानों द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं, लेकिन जब भविष्य में पूरे के पूरे ग्लोबल नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होंगे, तो क्या होगा? एआई तो बहुत तेज फैसले लेता है। वही तो, एक एआई सिस्टम मिलीसेकंड्स में फैसले लेता है। ऐसे एआई संचालित सिस्टम्स में इवेंचुअल कंसिस्टेंसी में लगने वाली महज कुछ माइक्रोसेकंड की देरी का क्या असर होगा? ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मान लीजिए एक ऑटोमेटेड एआई आधारित हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम या कोई वैश्विक सप्लाई चेन डिफेंस नेटवर्क है। ठीक है। अगर वो डेटाबेस से जानकारी मांगता है और सिस्टम इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के कारण उसे महज 2 मिलीसेकंड पुराना स्टेल डेटा दे देता है, तो क्या वो एआई उस पुराने डेटा के आधार पर कोई ऐसा विशालकाय ऑटोमेटेड फैसला ले सकता है जो शेयर बाजार को क्रैश कर दे या किसी पावर ग्रिड को बंद कर दे? 1 सेकंड के 1000 में हिस्से की देरी और पूरा का पूरा ग्लोबल सिस्टम एक भयानक विनाशकारी दिशा में मुड़ सकता है। जैसे जैसे मशीनें तेज हो रही हैं और फैसले ले रही हैं, ये अंततः शब्द बहुत ही डरावना होता जा रहा है। क्योंकि मशीनों के पास इंतजार करने का कोई नजरिया नहीं होता। वो उसी क्षण को सच मानती हैं जो उन्हें फीड किया जाता है। डेटाबेस की ये छोटी सी लेटेंसी भविष्य के ऑटोमेशन के लिए सबसे बड़ा अंधा मोड़ साबित हो सकती है।